व्यक्तित्व के मैं व्यक्तित्व के दायरे में देखिएगा तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो यात्रा किया है दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत को एकजुट करने का, और जो आगे की भी उनकी यात्राएं हैं, मैं मानता हूं कि उनसे बड़ा आज के दिन में यूथ लीडर नहीं है जो भारत को एकजुट यूथ लीडर की बात कर रहे हैं। पुराने लोग तो रिटायर हो रहे हैं, उनको चुनौती राहुल गांधी के नेतृत्व में दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए इसलिए नहीं लड़ेंगे सुधाकर सिंह की ये आरोप न लगे कि आप बीजेपी से भाषा बोल रहे थे। हम बीजेपी की भाषा बोलते तो कम से कम कृषि का मुद्दा मैं नहीं उठाता। मैं सच बता रहा हूं, भूमि अधिग्रहण और मंडी कानून बीजेपी के खिलाफ है एजेंडा। सुधाकर जी, आप बोलते बहुत अच्छा हैं। आप बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और क्या क्या किया? राजनीति से हटकर तो अपना अलग परिचय दीजिए। मैं बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूं, किसान परिवार से। राजनीति हम 3 पीढ़ी से जरूर करते हैं, लेकिन हमारा आज भी काम मुख्यतः कृषि व्यवसाय है। और आपके घर से मेरे घर की दूरी बहुत नहीं है। आज भी आप जाइएगा तो पता करिएगा कि हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। मेरा 1 से 8 तक मेरे गांव में पढ़ाई है। 9वीं 10वीं बगल के बाजार में रामगढ़ में मैंने पढ़ाई किया है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई इलाहाबाद GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से किया है। और वहाँ के बाद मैं ग्रेजुएशन अपना दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज से, देखिए मेरा गए थे अभी तो ये मुझे सम्मानित किया था किरोड़ीमल ने, तो आज पहने हुए हैं। तो ये किरोड़ीमल से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। यही हमारी असल पढ़ाई है। थोड़े से हम 6 महीने के लिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जो मैंने हासिल किया था, तो मैंने उस 6 महीने का जो इस्तेमाल बेसिक से ज़्यादा मैंने कोडिंग, उसके जिसको कह सकते हैं कि मैं कोडिंग भी करता था, उसको हम उसके लॉजिक डिफाइन करता था। ये एक होता है इसमें जो पेपर पे किसी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसको पेन एंड पेपर पर एक उसको लॉजिक डिफाइन करना होता है। मैं वो काम करता था, जिसको हम लोग डेटा एनालिसिस्ट कहते हैं, तक मैंने काम किया। और फिर इसके बाद मैं कृषि और कृषि व्यवसाय, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। खेती भी करता हूँ, खेती से जुड़े व्यवसाय को भी मैं करता हूँ। यही हमारी असल जो मेरे जो हुनर है, जो ज्ञान है, ये इसी के बेस पर और इसी के आधार पर मैं पॉलिसी की बात करता हूँ, पॉलिसी एडवोकेसी की बात करता हूँ। मैं यहाँ रहा 20 सालों से भी मैं नीचे भी स्तर पे काम किया हूँ, आज कर रहा हूँ, कल भी यही। लेकिन आपके खिलाफ तो पार्टी में अनुशासनहीनता की कार्रवाई की तलवार लटक रही है आपके गर्दन पर। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने नीति और सिद्धांत से चलता है, उसके एक नियम बने हुए हैं। अगर पार्टी को लगता है कि किन्हीं इस मसले पर हम पार्टी के विपरीत दिशा में हैं, तो नोटिस आना स्वाभाविक है। और जिस नोटिस की चर्चा कर रहे हैं उसका मैंने सही समय पर मैंने उसका जवाब दे दिया हूं। अब पार्टी के भीतर जो प्लेटफॉर्म है उनके वो देखेंगे, निर्णय लेंगे कि हमारे जो हमने जो कहा है वह पार्टी की नीतियों के अनुकूल है या विपरीत है, तो वो पार्टी निर्णय लेगी। और जो पार्टी निर्णय लेगी वो सभी चीजें हमारे लिए स्वीकार है। हम पार्टी से बंधे हुए। लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे? मैं लोकसभा चुनाव नहीं, 2024 मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं कहीं से भी 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। तब तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप? देखिए, उनकी अपनी समझदारी है। वो नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, मेरे भी नेता हैं, और उनकी अपनी समझदारी है। अगर वो जो कह रहे हैं तो उनकी अपनी एक समझ होगी, वो अपने नज़रिए से इस बात को कहा होगा। और मैं दूसरे के नज़रिए को मैं कभी क्रिटिसाइज भी नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। अगर कोई राजनेता इस देश में या राज्य में कुछ बात कहता है तो उसका वो नजरिया है। लेकिन अब तो बड़ा नेता बन गए हैं, तो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर बीजेपी से मिल सकता है? हम ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए मुझे नेता नहीं बनने की जरूरत है। लेकिन आपको ऑफर मिलेगा तो क्या करें? क्यों मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे नहीं लड़ना है। लेकिन ऑफर मिले तो क्यों नहीं लड़ेंगे? फिर कह रहे हैं, मैं राजनीति में आया हूं मुद्दों पे काम करने के लिए, और यही विवाद का विषय है। तो और बड़ा मंच है ना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं यहीं से, हमारे ऐसा नहीं है कि विधायिका के सदस्य राजनीति नहीं किए,
मैं 100 उदाहरण दूंगा कि विधायिका की राजनीति करते हुए देश की राजनीति। यही भाजपा के आज के वर्तमान के मुख्य प्रधानमंत्री विधायक थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो मुख्य विधायिका के सदस्य थे गुजरात विधानसभा। मोदी को कैसा पीएम मानते हैं? जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले वो विधायक थे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो असल देखिए विधायिका ही है। संसदीय प्रणाली में संसद और विधानसभा अलग है, लेकिन दोनों का जो मैंडेट हो विधायिका का है। जब हम नीतियों पे बहस करते हैं, मुझे रोक नहीं है कि हम देश की नीतियों पे बहस ना कर सके या हम राज्य की ही नीतियों पे ही बहस करेंगे, वो हमारा। अच्छा, गांधी महात्मा गांधी तो नहीं थे। लोकसभा चुनाव केवल इसलिए नहीं लड़ेंगे सुधाकर सिंह की ये आरोप न लगे कि आप बीजेपी से की भाषा बोल रहे थे। हम बीजेपी की भाषा बोलते तो कम से कम कृषि का मुद्दा मैं नहीं उठाता। मैं सच बता रहा हूं, भूमि अधिग्रहण और मंडी कानून बीजेपी के खिलाफ है एजेंडा, ये देश के किसानों का एजेंडा। मोदी को कैसा, अगर वो भाषा होती, मोदी जी को कैसा पीएम मानते हैं बताइए। अगर हमको बीजेपी का समर्थन करना होता तो कम से कम इन दो मुद्दों पे तो एकदम ही मैं नहीं बोलता, मौन साध लेता। आदमी मोदी जी को कैसा पीएम मानते हैं देश के लिए? पॉलिटिक्स मैं ये मानता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री की योग्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के भीतर जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी होना चाहिए कि वह पूरे देश के लोगों को विभाजित न करें। अपने वचन से, अपने कर्म से, अपनी बात से और वाणी से वो विभाजित नहीं। राष्ट्र विभाजित मानसिकता से आगे नहीं जा सकता। कई अवसरों पे नरेंद्र मोदी जी की जो बयान है वह समाज को विभाजित करने वाले बयान। भारतीय जनता पार्टी में सभी पे आरोप नहीं है। आप वाजपेयी जी को भी आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री थे जिनके भारी प्रशंसक हैं नीतीश कुमार जी। उन्होंने अपने बयान से कभी भी विभाजित मानसिकता से बात नहीं कहा। राष्ट्र है, राष्ट्र को एक गति देना है हमको, लेकिन हमको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विभाजित नहीं करना है। और यही विभाजन हजारों साल से था इस देश में। अगर हजारों साल से विभाजन नहीं था तो देश जब आजाद हुआ तो 565 राजा कौन थे? अगर विभाजित राष्ट्र नहीं था तो 565 राजा कौन थे जिनको भारत में मर्ज किया गया? बिल्कुल। तो क्या हम फिर 565 विचारों के केंद्र बनाना चाहते हैं इस देश में? क्या सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए हम अलग अलग क्षेत्र निर्धारित करना चाहते हैं? इस काम के लिए हम लोकतंत्र की स्थापना देश में नहीं किए थे। महात्मा गांधी सच में बापू थे इस देश के, क्योंकि उनके मस्तिष्क में भारत का नक्शा था। इससे पहले भारत था ही नहीं। अगर भारत था तो ये 565 राजा कौन थे? हम एक उपमहाद्वीप हैं, एक भाषाई और सांस्कृतिक आधार पे जरूर हम एक थे, लेकिन हम भौगोलिक रूप से हम एक राष्ट्र नहीं थे। ऐतिहासिक रूप से आप 5000 10,000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय का, लेकिन आज हम पुनः महात्मा गांधी के सपनों का हम कत्ल कर रहे हैं। हम फिर राष्ट्र को विभाजित दिशा में ले जा रहे हैं। धर्म के आधार पे हो, जातियों के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, भूगोल के आधार पे भी विभाजन है। आप देखते होंगे दक्षिण भारत से बहुत तरह के सवाल। आपको लगता है कि एक पटेल की जरूरत है अभी? निश्चित तौर पर एक पटेल जैसा नेतृत्व करने वाला इस राष्ट्र को, क्योंकि मैं मानता हूं कि पटेल जी को गृह मंत्री थे, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। देश का पहला प्रधानमंत्री पटेल साहब को ही होना चाहिए था 5 साल के लिए, उसके बाद नेहरू जी को। आज की तारीख में कहां पटेल दिख रहा है आपको? कौन कहीं है? आप जातियों के दायरे में देखिएगा। नहीं, जाति के दायरे में नहीं है, व्यक्तित्व के, मैं व्यक्तित्व के दायरे में देखिएगा तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो यात्रा किया है दक्षिण से लेकर उत्तर तक भारत को एकजुट करने का, और जो आगे की भी उनकी यात्राएं हैं, मैं मानता हूं कि उनसे बड़ा आज के दिन में यूथ लीडर नहीं है जो भारत को एकजुट यूथ लीडर की बात कर रहे हैं। पुराने लोग तो रिटायर हो रहे हैं, नई पीढ़ी में आज सबसे बेहतर समझ के नेता राहुल गांधी। तो वो चुनौती दे सकते हैं मोदी को, उनके नेतृत्व में दिया जा सकता है मोदी को। मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारत को एकजुट किया जा सकता है। मोदी जी कोई सवाल नहीं है इस देश में, पीएम सवाल होता है व्यक्ति के तौर पर है ना, हाँ, तो उनको चुनौती राहुल गांधी के नेतृत्व में दिया जा सकता है।
चलिए, आप सुन रहे थे सुधाकर जी को, बहुत बेबाकी के साथ बातचीत करते हैं और इसलिए ये बात लंबी खिंच गई है, तो लेकिन मुझे लगता है कि आपका बहुत सहयोग और समर्थन मिलेगा इस वीडियो को। धन्यवाद।